हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्ट पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड हम लोग स्टार्ट कर चुके थे अप्लाइड फिजिक्स का 4th चैप्टर रोटेशनल मोशन एंड आज हमारा सेकंड लेक्चर है रोटेशनल मोशन का। दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं टॉर्क के बारे में, जिसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है एंड मोमेंट भी कहा जाता है। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। दोस्तों आप सभी को याद होगा फोर्स चैप्टर में हम लोगों ने फोर्स के इफेक्ट के बारे में डिस्कस किए थे। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है तो फोर्स लगने से उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है, ये सारी बातें हम लोगों ने फोर्स चैप्टर में ही ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, लेकिन इस क्लास के लिए भी हम लोग इसको थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। ठीक है, देखो एक ऑब्जेक्ट है एंड इसमें हम लोग ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में हम लोग फोर्स दे रहे हैं इस तरह से। तो इसमें क्या क्या हो सकता है दोस्तों, पहली बात तो ये है, ये वाला ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो फोर्स लगाने से इसमें मूवमेंट आ सकता है, मतलब ये मोशन पे आ सकता है। तो पहली बात ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन मतलब इसमें मोशन आ सकता है। ओके, तो दूसरी बात पे चले आते हैं। दूसरी बात क्या है दोस्तों, ये वाला ऑब्जेक्ट आपका पहले से ही मोशन पे है, पहले से ही मूव कर रहा है एंड हम लोग फोर्स दे रहे हैं, तो क्या होगा, इसके मोशन पे चेंजेस आ सकता है। अगर मान लेते हैं ये वाला ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा था तो हम लोग पीछे से इसको धक्का दे रहे हैं, तो इसके मोशन पे क्या आएगा दोस्तों, इंक्रीज होगा, इसका वेलोसिटी स्पीड इंक्रीज होगा। ठीक है, एंड अगर ये वाला ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा था, हम लोगों ने इस तरफ फोर्स लगाए हैं, तो इसका जो मोशन होगा, इसका जो वेलोसिटी स्पीड होगा वो घट जाएगा। ओके, एंड इस तरह से हम लोग इसको रोक भी सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ दोस्तों, चेंज इन मोशन, फोर्स लगाने से मोशन पे चेंज आ सकता है। ठीक है, दूसरा हो गया ये। तीसरा क्या है दोस्तों, देखो अब ये वाला ऑब्जेक्ट मान लेते हैं इस तरफ मूव कर रहा था, इस तरफ जा रहा था, हम लोगों ने इस तरफ से फोर्स लगाए हैं, तो इसका जो डायरेक्शन है दोस्तों वो अब सीधा नहीं जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन पे नहीं जाएगा, वो थोड़ा सा इस तरफ हो जाएगा एंड हम लोग और भी ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो ये बिल्कुल इस दिशा में चला जाएगा। ओके, मतलब हम लोग मोशन के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं फोर्स लगा के। तो यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, एंड चौथी बात क्या है दोस्तों, देखो अगर इस ऑब्जेक्ट में हम लोग इस तरफ से फोर्स लगाए हैं एंड इस तरफ से भी एक फोर्स लगाते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से हम लोग इसको प्रेस कर रहे हैं, दो फोर्स के सहारे इसको प्रेस कर रहे हैं, तो इसका जो शेप होगा वो बिगड़ जाएगा, इसका जो साइज होगा वो भी बिगड़ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ बात, चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो शेप होगा एंड साइज होगा उसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं फोर्स लगा के। तो ये सारी बातें हम लोगों ने फोर्स चैप्टर में ही डिस्कस कर लिए थे। ओके, तो देखो अब हम लोग ये जो मोशन पार्ट है दोस्तों, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन, चेंज इन मोशन, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ये सारे बातों को लेके डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। एंड ये जो पार्ट है फोर्थ, चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, फोर्स लगा के अगर हम लोग ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज को चेंज कर रहे हैं तो उसके बाद क्या होगा एंड उससे रिलेटेड सारी बातें जो है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जब हम लोग इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, तब हम लोग ये सारे बातें डिस्कस करेंगे। लेकिन हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं, तो रोटेशनल मोशन मतलब मोशन से रिलेटेड बातें इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसको इरेज कर देता हूँ, ये सारे बातें आपको याद हो गया होगा शायद। तो आगे बढ़ते हैं रोटेशनल मोशन पे। दोस्तों इतना तो क्लियर हो ही गया है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे है तो उसमें फोर्स लग रहा है। द फोर्स इज द मेन रीजन फॉर द मोशन। लेकिन दोस्तों मोशन कैसा होगा, किस डायरेक्शन पे होगा, किस पैटर्न का होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। फोर्स तो हम लोग लगा लेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट पे फोर्स तो हम लोग लगा लेंगे, लेकिन फोर्स लगने के बाद उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन आएगा वो ट्रांसलेशनल मोशन होगा या फिर रोटेशनल मोशन या फिर आपका रोलिंग मोशन होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इस बात को पता करने के लिए हमें 3 चीज़ों पे ध्यान देना होगा। ठीक है, एक तो हो गया आपका कितना फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, कितना फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ये पहला बात। ठीक है, दूसरा बात कहाँ पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं,
किस पॉइंट पे, किस जगह पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये दूसरा बात। तीसरा बात हो गया किस एंगल पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, किस एंगल पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये तीनों बातों को देखते हुए हम लोग ये बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट पे जो मोशन आएगा वो कैसा होगा, ऑब्जेक्ट मोशन आपका ज़्यादा होगा, कम होगा, किस तरह से होगा, किस पैटर्न का होगा, ये सारी बातें हम लोग पता कर सकते हैं ये तीनों चीज़ों को देख के, ठीक है। तो चलो इस बात को एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा। एक ऑब्जेक्ट लेंगे दोस्तों, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को हम लोग 3 जगह पे लेते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास होगा दोस्तों वो तीनों के लिए सेम होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम है। तो ये फर्स्ट केस हो गया एंड ये सेकंड केस हो गया, ये थर्ड केस हो गया, ठीक है। तो देखो फर्स्ट केस में हम लोग फोर्स इस जगह पे लगाएंगे, ठीक है, फोर्स एक जगह पे लगाएंगे ताकि फोर्स के जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास हो, ठीक है। एंड सेकंड केस में हम लोग फोर्स को थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे लगाएंगे ताकि इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास ना हो, ठीक है, ओके। एंड थर्ड केस में हम लोग थोड़ा सा एंगल करके फोर्स को लगाएंगे, ये फोर्स हम लोगों ने यहाँ पे लगाई है। तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा दोस्तों इस फोर्स का, ये भी सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास नहीं होगा, ठीक है। एंगल कितना है ये मान लेते हैं थीटा एंगल है, ओके। थीटा एंगल करके हम लोगों ने फोर्स लगाए हैं एंड तीनों जगह पे हम लोगों ने सेम फोर्स लगाए हैं, सेम ऑब्जेक्ट में हम लोगों ने सेम फोर्स लगाए हैं। लेकिन देखो, लेकिन क्या है दोस्तों, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग है एंड यहाँ पे एंगल ऑफ फोर्स थीटा है, ठीक है। एंगल करके हम लोगों ने फोर्स को यहाँ पे लगाए हैं। तो तीनों केस में क्या क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे देखो ये जो फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट में, ठीक है, फर्स्ट केस में ये जो फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट में, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन आपका सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये वाला ऑब्जेक्ट आपका ऐसे इस तरह से मूव करते हुए आगे जाएगा, ठीक है, ऐसे 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 मूव करते हुए आगे जाएगा एंड इसके जो पॉइंट्स है दोस्तों, इसके पॉइंट सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। इस ऑब्जेक्ट के सारे पॉइंट्स सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस ही ट्रैवल करेगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आपका रोटेट नहीं होगा, ये होगा आपका ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स इस तरह से लग रहा है कि फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास हो रहा है, तो उस केस में होगा ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। उस केस में ऑलवेज ट्रांसलेशनल मोशन ही होगा जैसे इस केस में हो रहा है। लेकिन सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में जो फोर्स लग रहा है इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास नहीं हो रहा है, इससे थोड़ा डिस्टेंस में है, ठीक है, ये थोड़ा डिस्टेंस में है। तो अगर ऐसा केस होता है तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ये वाला ऑब्जेक्ट आपका ऐसे ऐसे घूमने लगेगा सेंटर ऑफ मास पॉइंट के अबाउट, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट करने लगेगा, ठीक है। तो ये किस तरह का मोशन हो गया दोस्तों, रोटेशनल मोशन हो गया, ठीक है। देखो अब इसी मार्कर को हम लोग लेते हैं, इस मार्कर का मिडिल पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, मिडिल पॉइंट सेंटर ऑफ मास है। अगर हम लोग इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास के थ्रू, ठीक है, हमारा फोर्स को अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा दोस्तों, एकदम ट्रांसलेशनल मोशन पे आएगा, ये सामने की तरफ आगे जाएगा, ठीक है। एंड डायरेक्शन किस तरफ होगा दोस्तों, जिस तरफ हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी तरफ होगा। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे फोर्स अप्लाई करते हैं, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा देखो, यहाँ पे ये रोटेट हो रहा है, ठीक है, नीचे अगर लगाते हैं तो रोटेट हो रहा है, ओके। तो ये हो गया आपका रोटेशनल मोशन, ठीक है। एंड अगर थोड़ा सा एंगल करके लगाते हैं, थोड़ा सा एंगल करके लगाते हैं, मतलब यहाँ पे भी आपका क्या है, जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का वो भी सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे इसी केस में हम लोग अगर ऐसे एंगल करके लगाएंगे फोर्स तो भी क्या होगा दोस्तों, रोटेशनल मोशन आएगा, ठीक है। अगर इस यहाँ पे हम लोग इस तरह से लगाते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे ऐसे हम लोग 90 डिग्री ये थोड़ा सा एंगल हम लोगों ने कर दिए हैं तो भी क्या होगा दोस्तों, ये रोटेट करने लगेगा, ठीक है। तो इस केस में भी क्या आएगा आपका, थर्ड केस में भी आपका आएगा रोटेशनल मोशन, ठीक है,
रोटेशनल मोशन यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, लेकिन ये दोनों अलग अलग तरह का होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे रोटेशनल मोशन मतलब यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो अलग होगा, ठीक है। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आपका अलग होगा। रोटेशनल मोशन दोनों ही होगा, लेकिन थोड़ा सा अलग अलग होगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसमें भी एंगुलर वेलोसिटी जो होगा ये आपका कम होगा थोड़ा सा, इसमें एंगुलर वेलोसिटी थोड़ा सा ज़्यादा होगा इसके तुलना में, ओके, ठीक है। एंड अगर हम लोग फोर्स को इंक्रीज करते हैं या फिर घटाते हैं तो फिर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे अगर फोर्स को हम लोग F2F लगा देते हैं, ठीक है, डबल फोर्स लगा देते हैं, तो यहाँ पे जो रोटेशनल मोशन होगा उसका एंगुलर वेलोसिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग डबल फोर्स लगाते हैं तो इसका भी जो एंगुलर वेलोसिटी है इस केस में ये भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो मोशन कैसा होगा, किस डायरेक्शन पे होगा एंड किस पैटर्न का होगा, ये हम लोग ये तीनों बातों को देखते हुए बता सकते हैं कि कितना फोर्स हम लोग लगाते हैं, कितना फोर्स हम लोग लगा रहे हैं एंड किस पॉइंट पे लगा रहे हैं एंड किस एंगल पे लगा रहे हैं, ठीक है। ये तीनों बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इस तीनों बात को याद रखिएगा, ओके, ठीक है ना। देखो तो ये जो फर्स्ट केस है दोस्तों, फर्स्ट केस में यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है, लेकिन इसमें हो रहा है ट्रांसलेशनल मोशन। यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है, लेकिन यहाँ पे हो रहा है रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पे भी फोर्स, यहाँ पे भी फोर्स, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मैटर है दोस्तों, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मैटर है। फोर्स लगाने से ट्रांसलेशनल मोशन भी आता है, फोर्स लगाने से आपका रोटेशनल मोशन भी आता है, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फोर्स किस मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो इसके लिए क्या किया गया है दोस्तों, जो रोटेशनल मोशन का जो फोर्स है उसको अलग तरीके से मेजर किया जाता है, ठीक है। इसको एक अलग नाम दिया गया है, इसको अलग तरीके से मेजर किया जाता है। इसके केस में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। इसके केस में, ट्रांसलेशनल मोशन के केस में, मोशन का जो रीजन है, मेन रीजन है मोशन का कारण फोर्स, सिंपली आप बता सकते हैं ट्रांसलेशनल मोशन पे या फिर लीनियर मोशन, कर्वीलिनियर मोशन पे जो आपका रीजन होता है मोशन के लिए वो है फोर्स, ठीक है। ये आप सिंपली बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूछा जाए रोटेशनल मोशन के लिए कौन सा फोर्स, ठीक है, क्या रिस्पॉन्सिबल क्या है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो आपको यहाँ पे बताना है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है टॉर्क, ठीक है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है टॉर्क। एंड ये जो फोर्स है दोस्तों, इसी फोर्स को हम लोग टॉर्क में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, एंड अलग तरीके से मेजर करते हैं। तो मेजर करते हैं कैसे दोस्तों, इस फोर्स को भी हम लोग लेंगे एंड यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, इस डिस्टेंस को भी हम लोग कंसिडर करेंगे। दोनों डिस्टेंस को, दोनों चीज़ों को हम लोग कंसिडर करके अलग तरीके से मेजर करते हैं, ठीक है, इस फोर्स को, ओके। तो ये हो गया आपका टॉर्क। तो रोटेशनल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, रोटेशनल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है दोस्तों, टॉर्क, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिएगा। एंड अगर ट्रांसलेशनल मोशन बताया जाए, लीनियर मोशन बताया जाए, तो आप सिंपली लिख दीजिएगा फोर्स, रोटेशनल मोशन के लिए टॉर्क। तो आइए टॉर्क को ही अब डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। टॉर्क के बारे में डिस्कस करते हैं, टॉर्क को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है एंड कुछ एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों हेडिंग लगाते हैं टॉर्क। टॉर्क का डेफिनेशन हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, टॉर्क इज द मेजर ऑफ द फोर्स दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट to rotate about an axis, ठीक है। एंड इसको हम लोग सिंपली इस तरह से भी लिख सकते हैं, टॉर्क इज सिंपली द टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स टू टर्न और to twist an object, ठीक है। and torque is denoted
बाय द सिंबल टाउ। ठीक है, तो इस सिंबल के सहारे हम लोग टॉर्क को डिनोट करते हैं। चलो इसको थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, कुछ इस तरह का होगा टी। ये है सिंबल टाउ का, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं या फिर एक्सप्रेस करते हैं। ओके, तो पहला डेफिनेशन क्या कहता है दोस्तों? टॉर्क इज द मेजर ऑफ द फोर्स दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए फोर्स को हम लोग जिस तरह से मेजर करते हैं, ठीक है, वो होता है आपका टॉर्क। ठीक है, वो होता है आपका टॉर्क। एंड सेकंड डेफिनेशन कहता है टॉर्क इज सिंपली द टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स टू टर्न और ट्विस्ट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट को टर्न करने के लिए या फिर ट्विस्ट करने के लिए, टर्न एंड ट्विस्ट एक ही होता है, तो टर्न करने के लिए या फिर ट्विस्ट करने के लिए फोर्स का जो टेंडेंसी होता है उसी को हम लोग टॉर्क कह सकते हैं सिंपली। ओके, ठीक है ना। तो ये टॉर्क का डेफिनेशन फटाफट से लिख लीजिए। एंड टॉर्क को हम लोग डिनोटेट करते हैं सिंबल टाउ से। ओके, तो आगे हम लोग बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टॉर्क। ओके, एक और चीज़ दोस्तों, टॉर्क को मोमेंट भी कहा जाता है, मोमेंट भी कहा जाता है, एंड मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो टॉर्क को हम लोग मोमेंट से भी बता सकते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स भी बता सकते हैं। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स? तो यहाँ पे भी हम लोग ये दोनों डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, चलो फटाफट से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चले आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग टॉर्क। फैक्टर्स अफेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, दोस्तों कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसके ऊपर टॉर्क डिपेंड करता है? सबसे पहला तो है अमाउंट ऑफ फोर्स। फोर्स का अमाउंट जितना ज़्यादा होगा, हम लोग जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही टॉर्क ज़्यादा होगा, जितना कम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही टॉर्क कम होगा। एंड टॉर्क ज़्यादा होने से क्या होता है दोस्तों, जो ऑब्जेक्ट है वो इजीली रोटेट करने लगता है, ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करने लगता है। अगर टॉर्क कम होता है तो वो धीरे धीरे घूमेगा। ठीक है ना। तो देखो, अमाउंट ऑफ फोर्स हम लोग जितना लगाएंगे उतना ही टॉर्क ज़्यादा होगा, मतलब उतनी ही आसानी से क्या आपका ऑब्जेक्ट रोटेट करने लगेगा। ओके, दूसरा है आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या है दोस्तों? जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिस पॉइंट के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स जितना दूर हम लोग लगाएंगे उतना ही टॉर्क ज़्यादा होगा, उतनी ही आसानी से ऑब्जेक्ट घूमने लगेगा। एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन के जितना पास हम लोग, जितना करीब हम लोग फोर्स लगाएंगे, उसका जो टॉर्क होगा उतना ही कम होगा, एंड उस चीज़ को घुमाने के लिए उतना ही आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। ठीक है, डिफ़िकल्ट आपको फेस करना होगा। जैसे देखो, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। हमारे घर में जो दरवाज़ा होते हैं दोस्तों, डोर्स, ठीक है, उसके एक पॉइंट पे, एक साइड पे हिंज होता है। ठीक है, एंड इस हिंज के अबाउट ये दरवाज़ा हमारा ऐसा खुलता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा दरवाज़ा है, ठीक है, तो ये ऐसे खुलता है। तो एक साइड में क्या होता है, एक साइड में हिंज पॉइंट होता है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है दोस्तों, ये वाला पॉइंट। एंड यहाँ पे इधर होगा दीवार, वॉल, इधर भी होगा आपका वॉल। ठीक है, तो देखो अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे कैसे डिपेंड करता है टॉर्क। अगर हम लोग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, फोर्स यहाँ पे लगाते हैं, तो यहाँ पे जो टॉर्क आएगा दोस्तों, एंड यहाँ पे अगर अप्लाई करते हैं, यहाँ पे जो टॉर्क आएगा, ये वाला टॉर्क ज़्यादा होगा। ठीक है, ये वाला टॉर्क ज़्यादा होगा, ये वाला टॉर्क, इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क आएगा वो कम होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे, तो टॉर्क ज़्यादा होने की वजह से दरवाज़ा बहुत ही आसानी से खुल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग फोर्स लगाते हैं तो टॉर्क कम होगा, एंड टॉर्क कम होने की वजह से इस दरवाजे को खोलने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स
लगाना होगा, ठीक है, ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। ये प्रैक्टिकल एग्जाम है दोस्तों, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है दोस्तों। आपको अपने घर पे इसको ट्राई करके देखना है कि अगर आप हिंज पॉइंट के पास दरवाज़ा को धक्का देते हैं तो आपको ज़्यादा फोर्स लगता है या फिर कम फोर्स लगता है, ठीक है। अगर आप वहीं पे एकदम इस वाले एंड पे, ठीक है, दरवाजे के इस साइड पे फोर्स लगाते हैं तो आपको कितना फोर्स, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है या फिर कम फोर्स लगाना पड़ता है, ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा। तो तीसरा जो फैक्टर है दोस्तों, तीसरा है एंगल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है, या फिर एंगल ऑफ अप्लाइड फोर्स भी आप लिख सकते हैं। एंगल ऑफ अप्लाइड फोर्स ये बेहतर रहेगा, एंगल ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो देखो एंगल पे कैसे डिपेंड करता है, अभी आप देखिए यहाँ पे, ये तो सेकंड एग्जांपल था, तो यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं। आपने यहाँ पे अप्लाई किए हैं कुछ इस एंगल पे फोर्स, ठीक है, एंड यहाँ पे आप इस तरह से अप्लाई किए हैं, एंड एक बार आप यहाँ पे अप्लाई किए हैं। तो आप खुद से कंपेयर कीजिएगा, खुद से कंपेयर कीजिएगा कि डिफरेंट एंगल पे आपको डिफरेंट फोर्स लगाना पड़ रहा है दरवाजे को खोलने के लिए, ठीक है ना। ओके, तो टॉर्क जो है दोस्तों डिफरेंट एंगल में आपका डिफरेंट होता है, जिसके लिए टॉर्क आपका एंगल ऑफ अप्लाइड फोर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो अब क्या है दोस्तों, लीनियर मोशन के केस में क्या होता था, लीनियर मोशन पे जब हम लोग फोर्स लगा रहे थे, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट आपका मोशन पे है, बिल्कुल लीनियर मोशन पे है, ठीक है, इसमें अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने की वजह से इस ऑब्जेक्ट में आपका एक्सेलरेशन आता है, ठीक है, एक्सेलरेशन आता है। वैसे ही रोटेशन के केस में अगर आप टॉर्क लगाते हैं तो इसमें भी आपका क्या आता है दोस्तों, इसमें भी आता है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट आपका लीनियर मोशन पे है उस पर अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसमें आता है लीनियर एक्सेलरेशन, एंड अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है एंड उसमें अगर हम लोग टॉर्क लगाते हैं तो उसमें आता है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं दोस्तों, टॉर्क इज द रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ लीनियर फोर्स, ठीक है। लीनियर मोशन के केस में फोर्स जो रोल प्ले करता है, रोटेशनल मोशन के केस में टॉर्क सेम रोल प्ले करता है, ठीक है। ओके, लीनियर मोशन के केस में फोर्स जो रोल प्ले करता है, फोर्स मेन रोल प्ले करता है फोर्स, ठीक है, एंड रोटेशनल मोशन के केस में मेन रोल प्ले करता है आपका टॉर्क, ठीक है ना। तो चलो ये फटाफट से लिख लीजिए, फटाफट से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चले आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे टाइप्स ऑफ टॉर्क, देन उसके बाद हाउ टू कैलकुलेट टॉर्क, ठीक है, कैलकुलेट कैसे करेंगे टॉर्क को, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, उसका यूनिट, डायमेंशन, ओके, एंड आखिर में एक एग्जांपल भी देखेंगे टॉर्क से रिलेटेड। टाइप्स ऑफ टॉर्क दोस्तों, टॉर्क दो टाइप के होते हैं, एक तो आपका स्टैटिक टॉर्क, ठीक है, एंड दूसरा है डायनामिक टॉर्क। स्टैटिक टॉर्क एंड डायनामिक टॉर्क। तो स्टैटिक टॉर्क क्या होता है दोस्तों, ये वो वाला टॉर्क होता है जिसकी वजह से कोई भी एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं आता है, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन अगर नहीं आता है तो उस तरह के टॉर्क को हम लोग कहते हैं स्टैटिक टॉर्क। टॉर्क दैट डज नॉट प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। एंड डायनामिक टॉर्क क्या है दोस्तों, टॉर्क दैट कॉज एंगुलर एक्सेलरेशन।
जिस टॉर्क की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन आता है दोस्तों, उसी को हम लोग कहते हैं डायनामिक टॉर्क। एंड जिसकी वजह से कोई भी एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं आता है, उस टॉर्क को हम लोग कहते हैं स्टैटिक टॉर्क। जैसे कि हम लोग जब साइकिल चलाते हैं दोस्तों, ठीक है, तो पैडल में हम लोग एक टॉर्क अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पैडल का गियर इस तरह का तो नहीं होता है। चलो मान लेते हैं पैडल का ये हमारा गियर है एंड यहाँ से होता है पैडल, यहाँ पे एक, तो यहाँ पे होगा दूसरा, ठीक है। एंड ये पैडल पे एक पैर रखते हैं, इसमें हम लोग एक पैर रखते हैं, ठीक है। एंड ऐसे हम लोग टॉर्क अप्लाई करते हैं इस गियर पे, जिसकी वजह से हम लोग आगे जा पाते हैं, ठीक है। एंड ये आपका गियर चेन से कनेक्ट होता है पिछले वाले व्हील से, ठीक है, ऐसे। एंड यहाँ पे हम लोग टॉर्क अप्लाई करते हैं, यही टॉर्क यहाँ तक शिफ्ट हो जाता है एंड इसको घुमाता है, ठीक है ना। तो देखो, जब हम लोग कांस्टेंट स्पीड के साथ, ठीक है, एकदम सेम स्पीड के साथ आगे जा रहे होते हैं, तो हम लोग इस गियर पे एक कांस्टेंट टॉर्क डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड इस टॉर्क की वजह से कोई भी एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं डेवलप होता है, ठीक है। तो इस तरह के टॉर्क को हम लोग कहते हैं स्टैटिक टॉर्क, ओके। एंड डायनामिक टॉर्क क्या है दोस्तों? जब हम लोग ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे जाने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे जो फोर्स है, ठीक है, इस पैर में यानी इस पैर में ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं, मतलब टॉर्क को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड जिसकी वजह से हम लोग तेज़ी से आगे जाने लगते हैं। या फिर आप ये कह लीजिए, जो कार्स होते हैं दोस्तों, ठीक है, कार्स या फिर बाइक, जो भी कह लीजिए, ठीक है, जब हम लोग एक्सेलेटर ऐसे घुमा देते हैं या फिर कार में एक्सेलेटर दबा देते हैं, तो फिर क्या होता है, कार का जो सैफ्ट होता है दोस्तों, ठीक है, एक ऐसे ऐसे घूमता है, ठीक है, वो अब वहाँ पे जो टॉर्क अप्लाई होगा वो क्या करेगा दोस्तों, एंगुलर एक्सेलरेशन लाने की कोशिश करेगा, ठीक है, तभी तो कार तेज़ी के साथ आगे जा पाएगा। तो उस वक्त जो टॉर्क लगता है उसे हम लोग कहते हैं डायनामिक टॉर्क, ठीक है। एंड उस टॉर्क की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन डेवलप होता है एंड जिसकी वजह से कार हमारा ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया जो एग्जांपल। एंड दोस्तों, अभी हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट टॉर्क, ठीक है। टॉर्क को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, ओके। दोस्तों, टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होता है लीवर आर्म, ठीक है। लीवर आर्म क्या होता है दोस्तों, इसको भी समझ लेते हैं। देखो, कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ मास क्या है, ये है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कौन सा है दोस्तों, ये है, ठीक है। तो लीवर आर्म किसे कहेंगे दोस्तों, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट ये ऑब्जेक्ट आपका रोटेट करने लगेगा, ठीक है, जिसके अबाउट रोटेट करेगा उसको हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बीच में जो डिस्टेंस होता है दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं लीवर आर्म, ठीक है, जिसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया आपका लीवर आर्म, ठीक है। समझ में आया लीवर आर्म क्या होगा दोस्तों, डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है, ये दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसे हम लोग कहते हैं लीवर आर्म। तो टॉर्क का फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला ये है दोस्तों, टॉर्क इज इक्वल टू लीवर आर्म इनटू फोर्स और कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। लीवर आर्म इंटू फोर्स और कंपोनेंट ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन, ठीक है। रोटेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसको हम लोग लीवर आर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें टॉर्क का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। देखो, इसी फॉर्मूला का एक एग्जांपल देख लेते हैं क्या होगा। एक ऑब्जेक्ट है, इसका ये है सेंटर ऑफ मास एंड यहाँ पे आपका फोर्स ऐसे लगा है, ठीक है, फोर्स ऐसे लगा है F एंड ये है डिस्टेंस R, लीवर आर्म का डिस्टेंस है R। एंड दूसरे केस में हम लोग देखेंगे, ये है सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट का एंड यहाँ पे 30 डिग्री एंगल पे फोर्स लगा है F, ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है ये एंड इसके बीच में डिस्टेंस है R1, ठीक है ना। यहाँ पे ये आपका मान लेते हैं ये भी R है। तो इस केस में देखो,
यहाँ पे ये जो फोर्स है दोस्तों, ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसको रोटेट करवाने के लिए, रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा फोर्स है दोस्तों, ये वाला फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे टॉर्क क्या होगा, R इंटू एफ, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए आप, देखो अगर फोर्स इस तरह से एंगल पे लगता है तो सबसे पहले तो हमें फोर्स को दो कंपोनेंट पे डिवाइड कर देना होगा, ठीक है। एक कंपोनेंट क्या आएगा दोस्तों, लीवर आर्म का पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ से एक कंपोनेंट ऐसे आएगा, यहाँ से दूसरा कंपोनेंट ऐसे आएगा। तो ये कंपोनेंट क्या होगा दोस्तों, एंगल के साथ जुड़ा हुआ कंपोनेंट ये है, तो ये होगा एफ कॉस 30 डिग्री, ये होगा एफ साइन 30 डिग्री, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट एंड ये वाला कंपोनेंट एफ कॉस 30 डिग्री। तो देखो रोटेशन के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा दोस्तों, ये वाला कंपोनेंट, इसका लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास हो रहा है। अगर सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास हो रहा है तो किस तरह का मोशन आता है दोस्तों, वो आता है ट्रांसलेशनल मोशन। तो ये वाला कंपोनेंट तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो बचा हुआ है ये वाला कंपोनेंट। तो ये वाला कंपोनेंट को हम लोग लेंगे यहाँ पे R इंटू एफ साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो अगर परपेंडिकुलर ऐसे अप्लाई हो रहा है फोर्स तो सिंपली हम लोग ऐसे कर देंगे, फोर्स के साथ लीवर आर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर एंगल के साथ, ठीक है, फोर्स एंगल पे अप्लाई हो रहा है तो हम लोग इस तरह का फॉर्मूला लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 30 डिग्री है इसीलिए 30 डिग्री, अगर यहाँ पे थीटा होता, थीटा, तो ये सभी क्या होता, थीटा होता एंड यहाँ पे भी थीटा होता फॉर्मूला पे, ओके, ठीक है ना। एंड ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के सहारे भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे, फोर्स हमारा क्या है, वेक्टर है। टॉर्क क्या है दोस्तों, टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, R क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओके, ठीक है ना। देखो लीवर आर्म एंड फोर्स, लीवर आर्म एंड फोर्स, ये दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ठीक है, ये होगा आपका टॉर्क। क्रॉस प्रोडक्ट बोले तो क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में आपका क्या आता है दोस्तों, साइन थीटा आता है एंड डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है। ये हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ा था। तो वेक्टर के लीवर आर्म एंड फोर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से भी हम लोग ये फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री एंगल पे एक्ट हो रहा है तो ये फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, आर एफ साइन 90, साइन 90 बोले तो 1 आर एफ आएगा, बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला, इस केस वाला फॉर्मूला, ठीक है। अगर एंगल पे रहता है तो फिर ये वाला फॉर्मूला आएगा। ओवरऑली हमारे पास क्या फॉर्मूला मिला दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। टॉर्क को हम लोग इस तरह से इस फॉर्मूला के सहारे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा। अभी बात करते हैं इसकी यूनिट के, यूनिट क्या है। ऐसा यूनिट क्या है टॉर्क का, बोलो। फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन। एंड आपका जो ये लीवर आर्म है, लीवर आर्म किस में मेजर करेंगे, मीटर में करेंगे, तो ये होगा न्यूटन मीटर, ठीक है ना, न्यूटन मीटर, ओके। तो ऐसा यूनिट क्या है दोस्तों, न्यूटन मीटर। एंड इसको अगर आप सीजीएस में निकालना चाहते हैं तो सीजीएस में फोर्स का यूनिट लगा दीजिए एंड लीवर आर्म का यूनिट लगा दीजिए, तो क्या होगा, डाइन सेंटीमीटर। जनरली हम लोग इसको यूज़ करते हैं सभी जगह पे, ठीक है, डाइन सेंटीमीटर यूज़ नहीं करते हैं, तो ये बस आपको सीख लेना था, ठीक है ना। अभी डायमेंशन की बात करते हैं, डायमेंशन ऑफ टॉर्क। डायमेंशन ऑफ टॉर्क क्या है दोस्तों, तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, फोर्स का डायमेंशन लगा दो एंड लीवर आर्म का डायमेंशन लगा दो। फोर्स क्या है, फोर्स का डायमेंशन आप सभी को पता है, mL/T⁻²। एंड यहाँ पे क्या लगेगा दोस्तों, ये है आपका लीवर आर्म, बोले तो डिस्टेंस L, तो ओवरऑल क्या आया हमारे पास, mL²T। ये आ गया टॉर्क का डायमेंशन। टॉर्क का यूनिट याद रखिएगा, डायमेंशन भी आप याद रखिएगा, ठीक है। एंड इसको अदर यूनिट्स पे भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। टॉर्क का जो ऐसा यूनिट है दोस्तों, वो सिचुएशन के हिसाब से हम लोग अलग अलग यूनिट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है आपका न्यूटन मीटर, ठीक है ना। तो ये सारी बातें दोस्तों
याद रखिएगा फटाफट से। तो एक एग्जांपल भी कर लेते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन टॉर्क। ठीक है, छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो आज का जो क्लास होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों इस प्रॉब्लम में क्या कहा गया है, फाइंड द टॉर्क, एंड एक फिगर दिया गया है। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वाला पॉइंट है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एंड यहाँ पे इस पॉइंट पे एक फोर्स लगा है 5 न्यूटन का, वो भी 30 डिग्री एंगल करके। ठीक है, तो इस केस में हमें टॉर्क निकालना है। तो हम लोग जानते हैं फोर्स कितना दिया गया है 5 न्यूटन, एंड लीवर आर्म है आपका 4 मीटर का, एंगल है 30 डिग्री। तो टॉर्क का सिंपल सा फॉर्मूला हमें पता है, आर एफ साइन थीटा। ठीक है, तो आर की जगह पे 4, एफ की जगह पे 5, एंड साइन थीटा की जगह पे 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 4 × 5 करने से 20, एंड साइन 30 का वैल्यू है आपका हाफ, तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन मीटर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। एंड ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि आगे हम लोग एंगुलर मोमेंटम को सीखने वाले हैं। उसके बाद टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम का जो रिलेशन होगा, ठीक है, वो देखेंगे। देन उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फिलहाल अभी तो हम लोगों ने सिर्फ एक फॉर्मूला सीखा है, टॉर्क कैसे निकालते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ठीक है, या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे निकालते हैं, टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। मोमेंट ऑफ फोर्स कह लीजिए, टॉर्क कह लीजिए, या फिर आप सिर्फ मोमेंट कह लीजिए, तीनों एक ही चीज़ है। एंड तीनों चीज़ों को निकालने के लिए क्या है, एक ही फॉर्मूला है, टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ओके दोस्तों, तो आज के क्लास में इतना ही, एंड आगे की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क से अगर कुछ रह गया है तो वो है एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क। टॉर्क हम लोग कहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो चलो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो टॉर्क कहाँ पे अप्लाई करते हैं दोस्तों, किसी भी चीज़ को घुमाने के लिए, साइकिल के पैडल में, एंड कार में जो ड्राइव शैफ्ट होता है, ठीक है, जो पहिए को घुमाता है, वो जो गियर फैसिलिटी होता है, तो कार के नीचे अगर जाएंगे, ट्रैक के नीचे, ठीक है, तो नीचे झुककर अगर देखेंगे तो ट्रैक में एक शैफ्ट होता है दोस्तों, जो ऐसे ऐसे घूमता है। ठीक है, जो ऐसे ऐसे घूमता रहता है, उसमें भी टॉर्क लगता है। एंड हम लोग अगर कोई नाट बोल्ट को खोलते हैं रेंच के सहारे या फिर सीसॉ के सहारे, ठीक है, तो वो भी होता है टॉर्क, वहाँ पे भी हम लोग टॉर्क अप्लाई करते हैं। जैसे कि ये मान लेते हैं एक नाट है जिसको हम लोग एक रेंच के सहारे ऐसे, ठीक है, ऐसे रेंच के सहारे हम लोग इसको यहाँ पे अप्लाई करके खोलेंगे, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लगाते हैं दोस्तों, टॉर्क लगाते हैं। जायरोस्कोप में भी टॉर्क लगता है। ओके, ठीक है ना। तो ये कुछ एप्लीकेशन है टॉर्क का। अगर आपको पूछ लिया जाए व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क, ठीक है, गिव सम एग्जांपल, तो आपको कुछ ये एग्जांपल देना है। रेंच में हम लोग टॉर्क अप्लाई करते हैं, कार के शैफ्ट पे टॉर्क लगता है, साइकिल के पेडल से हम लोग टॉर्क लगाते हैं। तो ये कुछ आप एग्जाम्पल लिख देना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एंगुलर मोमेंटम। ओके दोस्तों, चलो अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।